केसेस ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के जो कारण है उसके बारे में डिस्कशन हमारा हो रहा था। ये रह गया था लास्ट क्लास के अंदर, इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आगे वाली क्लास के अंदर रिमेनिंग जो बचेगा वो करेंगे। क्लियर? यस मैम। ओके, so cases of poverty, there were a number of cases for the widespread poverty in the India. अब भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो गरीबी है वो बहुत ज्यादा है। तो उसके जो पीछे फैक्टर रहे हैं, कारण रहे हैं, वो बहुत सारे रहे हैं। One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. इसमें सबसे जो पहला जो कारण हमने बताया है, जो हमारा हिस्टोरिकल रीजन रहा है, वो ये रहा है कि भी हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था ब्रिटिशर के टाइम में, ब्रिटिशर भारत में जब आए थे तो उनके समय में जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था वो बहुत ही कम हुआ था। इस वजह से, और दूसरा इसके अंदर बताया गया है कि हमारा जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी ब्रिटिशर के समय में जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इस वजह से भी हमारा जो देश है ये काफी नीचे चला गया, गरीबी की रेखा के नीचे चला गया। और इसमें द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के समय में ब्रिटिशरों ने जो भी पॉलिसीज बनाई थी उससे क्या हुआ कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, यानी जो हमारे कुटीर उद्योग वगैरह थे या हाथ से जो चीजें बनाई जाती थी, वो उद्योग एक तरीके से पूरी तरह से जो है नष्ट होने की कगार पे आ गया था। एंड डिस्क्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। ब्रिटिशरों ने किस चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया, तो वो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है उनको उन्होंने बढ़ावा दिया था। क्योंकि बेटा देखो, जब यहाँ ब्रिटिशर थे तो उनको रॉ मटेरियल बहुत ही कम रेट पे, यहाँ से चीप रेट पे मिलता था। वो यहाँ से उसको उठाकर लेके जाते इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड में ले जाने के बाद जो है उसे फैक्ट्रीज के अंदर उसे तैयार किया जाता, और उस तैयार माल को वो लोग जो है तैयार करने के बाद जो है हाई रेट के ऊपर बेचते थे, तो उनको काफी अच्छा प्रॉफिट होता था। यही कारण था कि उन्होंने जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। और द लो रेट ऑफ ग्रोथ पेस्टिसाइड्स अंटिल द 19th सेंचुरी। इसके अलावा जो ग्रोथ रेट थी उस टाइम में वो भी काफी कम रही, तो ये भी एक फैक्टर रहा है भारत के अंदर गरीबी होने का। इसके बाद दिस रिजल्टिंग इन लैस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि उनके समय में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम हुई, तो ग्रोथ रेट कम होने के कारण जो रिजल्ट रहा वो ये रहा इन लैस ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत कम रही, एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। अब अगर आपके पास जॉब ही नहीं रहेगी तो इनकम कहाँ से होगी, तो इनकम जो है उसका भी ग्रोथ रेट काफी कम रहा। तो दिस वाज अकम्पनीड बाय ए हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। The two combine to make the growth rate of per capita income very low। जो प्रति व्यक्ति आय है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी जो इनकम है वो भी बहुत कम है। अगर प्रति व्यक्ति जो आय है वो कम है तो देश की इनकम भी नहीं होगी। The failure at both the front, promotion of economic growth and the population control, predicated the cycle of poverty। अब कह रहा है क्योंकि हमारा जो प्रमोशन हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ में, अगर हमने उसमें कोशिश की है तो साथ ही साथ हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। और जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है उनको खाने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए, और हर चीजें उनको चाहिए जो भी बेसिक नीड्स ह्यूमन बीइंग्स की होती हैं, तो उनको फुलफिल करने में जो पॉवर्टी है, ये जो साइकिल है ये और नीचे चला गया। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन, जैसे ही हमारी इरिगेशन जो है फैली, स्प्रेड हुई, एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन। अब आपको पता है क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है हरित क्रांति हुई थी फसलों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी मैनी जॉब अपॉर्चुनिटी वर क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट की गई थी, बट द इफेक्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन उसका जो प्रभाव था वो कुछ ही पार्ट में सिमट कर रह गया। उसके बाद आता है द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर
जो इंडस्ट्रीज थी हमारी, जो उद्योग थे, बोथ इन द पब्लिक सेक्टर इन प्राइवेट सेक्टर, वो चाहे फिर आपके पब्लिक सेक्टर में रहे हो या फिर आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर रहे हो, डिड प्रोवाइड सम जॉब, दोनों ही सेक्टरों में जॉब जो है वो प्रोवाइड करवाई गई, बट दीज वर नॉट इनफ टू ऑब्जॉर्व ऑल जॉब सीकर्स। लेकिन ये सिर्फ इतना काम करना ही काफी नहीं रहा कि भाई आप ग्रीन मिशन के अंदर काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी जो प्रदान की गई उसी से काम चल जाए, तो वो चीज जो है सफिशिएंट नहीं रही, और अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब इन सिटीज, और लोगों को प्रॉपर जो जॉब सेटिंग है वो नहीं मिल पाई। मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर। अब क्योंकि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लोगों को जॉब्स नहीं मिली, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जो है रिक्शा चलाना, जैसे रिक्शा पुलर है इसका काम करना स्टार्ट कर दिया, या फिर वंडर्स, कुछ लोग विक्रेता के रूप में सामने आए, और कंस्ट्रक्शन वर्कर, कुछ लोग जो है कंस्ट्रक्शन का काम करना स्टार्ट किया, तो डोमेस्टिक सर्वेंट्स एटसेट्रा, और कुछ लोग जो है वो डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम करने लगे। इस तरीके से विद इरेगुलर स्मॉल इनकम, क्योंकि जो इनकम आ रही थी उनके पास वो रेगुलर नहीं थी, तो these people could not afford expensive housing, they started living in slums of the outskirts of the city। अब क्योंकि उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए इतना ज्यादा पैसा नहीं था, इनकम नहीं थी, तो ये कारण रहा कि उन्होंने शहरों के बाहर जाकर वहां स्टे करना शुरू किया, और इस तरीके से शहरों से बाहर झुग्गी झोपड़ियां उन्होंने बनाई, और उन झुग्गी झोपड़ियों में ये लोग रहने लगे। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, और जो समस्याएं थी जैसे गरीबी से संबंधित जो समस्या है, largely a rural phenomenon, also became the features of the urban sector। Another feature of high poverty rate has been the इनकम इनइक्वालिटी। एक दूसरी जो इसके अलावा अलग बात करें तो अनदर जो फीचर बनती है हमारी हाई पॉवर्टी की, कि हमारे यहाँ पर गरीबी जो रेट है ये काफी हाई है, तो उसकी जो दूसरी फीचर है वो ये है कि भाई यहाँ पर इनकम जो है, लोगों की इनकम जो है उसके अंदर काफी सारी इनइक्वालिटीज हैं, यानी लोग जो है कहीं पर भी उनके साथ इनकम में ये नहीं है कि सभी को बराबर से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो इनकम जो है सभी की बराबर है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी की 5000 सैलरी है तो दूसरे पर्सन की भी 5 रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबकी इनकम के अंदर काफी डिफरेंसेस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है पॉवर्टी का। उसके अलावा वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इसके अलावा जो हमारी लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, बराबर नहीं है, अनइक्वल है। फॉर एग्जांपल जैसे गांव के अंदर जो आपकी जमीन वगैरह होती है तो सभी जो जितने भी पर्सन है सभी की बराबर नहीं होती है। किसी के पास फॉर एग्जांपल 5 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, तो इस तरीके से जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो भी क्या है, अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो ये भी एक कारण रहा है। इसके अलावा अदर जो रिसोर्सेस है हमारे वो भी बराबर नहीं है। तो डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज वी हैव नॉट एबल टू टैकल द इश्यू इन द मीनिंगफुल मैनर। अब कह रहा है कि इन सभी पॉलिसीज के बावजूद जो है वी हैव नॉट एबल टू टैकल द इश्यू, कि हम इस इश्यू को टैकल नहीं कर पाए हैं इन ए मीनिंगफुल मैनर। मेजर पॉलिसी इन्वाइटेड लाइक लैंड रिफॉर्म व्हिच एम एट distributions of assets in rural area have not implemented poverty and effective by most of the state government। अब ये कह रहा है कि मेजर रूप से जो मेन पॉलिसीज बनाई गई हैं लैंड रिफॉर्म को प्रति, उनका जो एम रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना रहा है सेंट्रल रूरल एरिया के अंदर, हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, उनको प्रॉपर्ली तरीके से जो है वो लागू नहीं किया गया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, एंड इफेक्टिवली, और उनको इफेक्टिव तरीके से भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा, जो मोस्टली जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक इफेक्टिव तरीके से उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। सिंस लेक ऑफ लैंड रिसोर्सेज has been one of the major cause of poverty in India, कि भारत में जो मेन कारण रहा है गरीबी का वो ये भी रहा है कि हमारे जो लैंड रिसोर्सेज हैं,
ठीक है, उनकी कमी रही है। उनका ये एक प्रमुख कारण रहा है भारत के अंदर गरीबी का। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी could not improve the life of millions of rural poor। अब कह रहा है कि एक प्रॉपरली तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है पॉलिसीज का वो भी नहीं हुआ है, वो इम्प्रॉपर रहा है, जिसकी वजह से जो मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ है रूरल एरिया के अंदर वो लोग आज भी गरीब हैं। तो मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर आल्सो आर रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके जैसे सोशल या फिर आपके इकोनॉमिक कल्चरल या फिर इकोनॉमिक फैक्टर रहे हैं जो इस गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज। अब ये कह रहा है कि इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए जो भी हमारे सोशल ऑब्लिगेशंस हुए हैं, सामाजिक दायित्व रहे हैं, उनसे हम इनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज। कई बार हम धार्मिक सेरेमनीज जो है वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर। अब इसमें जो बहुत ही ज्यादा गरीब पर्सन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, जो है काफी सारा पैसा जो है इसके अंदर स्पेंड करते हैं। और स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स। जो गरीब किसान है, अब ये तो बात है कि जैसे भारत के अंदर जो गरीब पर्सन है उनको काफी सारे समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे काफी सारे वर्क करने पड़ते हैं, काफी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है, काफी सारे सोशल सेरेमनीज करनी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ इसके नाम पर। तो इसमें भी लोगों को काफी पैसा जो है वो इन्वेस्ट होता है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो स्मॉल फार्मर्स है हमारे यहाँ पे नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स। तो उनको अगर कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनपुट खरीदना है तो उस इनपुट को खरीदने के लिए भी इनके पास जो है पैसे वो नहीं होते हैं। और इस तरीके से जैसे लाइफ सीड है आपका, बीज वगैरह हो गए या फर्टिलाइजर जो भी उर्वरक वगैरह है या पेस्टिसाइड्स यानी जो कीटनाशक होते हैं, उनको खरीदने के लिए एक किसान को काफी पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो दे बिकेम विक्टिम ऑफ indebtedness। So the high level of indebtedness is both the cause and effect of poverty। अगर आपको कुछ भी लागू करना है, अभी यही बताया गया है कि अगर आप किसान है और आपको बीज लेना है या फिर आपको कोई फर्टिलाइजर खरीदना है तो आपको जो भी लैंडलॉर्ड वगैरह है उनसे पैसे जो है वो क्या करने पड़ेंगे, बोरो मनी उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक प्रमुख कारण रहा है। इंडिपेंडेंस जो है ये भी एक कारण रहा है और इसका हमारी पॉवर्टी के ऊपर काफी जो इफेक्ट है वो भी रहा है। अब इसके बाद बताया गया है कि वो कौन कौन से मेजर्स हैं जो उठाए गए हैं हमारी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। तो इसमें आता है भाई कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो गरीबी है, इस गरीबी को हटाना जो है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये हमारा आज का जो मेन मोटिव है, जो मेन ऑब्जेक्ट रहा है वो यही है कि किसी भी तरीके से ऐसे अभियान चलाए जाए जिसकी वजह से हम भारत के अंदर जो भी गरीबी है उस गरीबी को यहाँ से रिमूव कर सकें। और उसके बाद बताया गया है द करंट anti-poverty strategy of the government is based broadly on two planks। फर्स्ट आपका आता है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि सबसे पहले आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाइए। दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, या फिर सरकार के द्वारा जो एंटी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गरीबी को हटाने के लिए, उन अभियानों को ज्यादा से ज्यादा चलाया जाए जिससे गरीबी जो है ये खत्म हो सके। तो ओवर ए पीरियड ऑफ 30 years lasting up to the early 18 there were little per capita income growth and not much reduction in poverty। अब ये कह रहा है कि अगर हमें पिछले कुछ टाइम को देखें, पिछले 30 साल को अगर उठा के देखें तो हमारा जो अर्ली 80s रहा है इसके अंदर
देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम, कि लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय की पर कैपिटा इनकम थी ये बहुत कम रही है, और जो ग्रोथ रेट रही है इनकम की वो भी काफी कम रही है, एंड नॉट मच रिडक्शन इन प्रोवर्टी, और इसकी वजह से हमारी जो प्रोवर्टी है उसमें कोई रिडक्शन ज्यादा कुछ नहीं हो पाया है। ऑफिशियल प्रोवर्टी एस्टिमेट विच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 1950s रिमेन द सेम इवन इन द अर्ली 80s, यानी 1950s के अंदर हमारी जो प्रोवर्टी थी वो लगभग 45% थी, जो 1980s तक भी सेम यही रही है, सेम रही है। Since the 18 India's economic growth has been one of the fastest in India in the world। अब कह रहा है 18 के समय में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, जो आर्थिक जो दशा सुधरी थी, उसके कारण जो है has been one of the fastest in the world, वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से होने वाली जो ग्रोथ थी वो थी। The growth rate jumped from average of about 3.5% a year in 1970s to about 6% during the 1980s। अब कह रहा है जो 1917 के समय में हमारी जो ग्रोथ रेट थी उस समय में वो 3.5% थी, जबकि 1980s के समय में ये ग्रोथ रेट 6% हो गई थी, और 1980s and 19 के समय में the higher growth rate have helped significantly in the reduction of poverty। अब कह रहे हैं जो हमारी ग्रोथ रेट इतनी एकदम से बढ़ी है, उस ग्रोथ रेट के बढ़ने के कारण जो है हमारी प्रॉपर्टी काफी हद तक रिड्यूस हुई है। Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between the economic growth and poverty reduction। तो सीधी सी साफ बात पता चलती है कि अगर हमें अपनी इनकम जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इसके बारे में बताया है कि दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के रूप में, क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी, और ऐसी स्थिति में जब आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो इस तरीके से जो आपकी पॉवर्टी है वो एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। Economic growth provides opportunities and provide the resources need to invest in human development। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये हमें एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाती है जिससे हमारे जो रिसोर्सेज है, मेन रूप से ह्यूमन जो रिसोर्सेज है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को जरूरत होती है इन्वेस्ट करने की, कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए हम इसमें ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो करें, और दिस आल्सो इंक्रीज पीपल, इससे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड टू स्कूल। कि जब आपके ये ह्यूमन डेवलपमेंट होता है तो इससे लोग जो हैं वो इंक्रीज होते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेजना स्टार्ट करते हैं, जिसमें गर्ल्स चाइल्ड जो है वो भी इंक्लूड होती है टू स्कूल इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न। इसलिए कि अगर हम अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज्यादा होगा, और इसी होप के साथ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। देखिए जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, डेवलप्ड कंट्री की बात कर रही हूँ, डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा अपना जो ज्वाइन करते हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिसमें करते हैं वो एजुकेशन के अंदर करते हैं, क्योंकि एजुकेशन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेटर रिटर्न जो है वो वापस मिलेगा। तो इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे चाइना है, यूएसए है, वो अपना इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा एजुकेशन में करते हैं ताकि उनको बेटर जो है रिटर्न वापस मिले। However, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunity created by the economic growth. Moreover, growth in the agriculture sector is much below expectations. This has a direct bearing on poverty, as a large number of poor people live in a village and are dependent on agriculture। अब ये कह रहे हैं क्योंकि जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी नहीं हो रही है, जो दिस हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन पॉवर्टी एज ए लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिविंग, क्योंकि गांवों के अंदर जो हमारे गांव है वहां पर काफी सारे लोग रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जो पर्सन है वो गरीबों का है, पुअर लोगों का है, और ये लोग हर तरीके से डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। इन दीज सर्कमस्टांसेस, इस तरीके से ये जो सर्कमस्टांसेस है
there is a clear need for targeting anti-poverty program. अब ये जो circumstances है, there is a clear, यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है, need for targeting anti-poverty program, कि अगर हमें अपने देश से गरीबी को हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा जो एंटी प्रोग्राम है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स है, यानी जो आपके गरीबी को हटाने के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं, वो प्रोग्राम जो है सबसे ज्यादा चलाए जाते हैं। इसके बाद although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, हमारे यहाँ पर काफी सारी ऐसी स्कीम्स जो है वो चलाई गई हैं जिनसे गरीबी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कम करने के लिए एक तरीका जो है काम किया गया है। Some of them are worth maintaining, जैसे इसमें कुछ जो है मेंटेन की गई हैं। पहला है आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम नरेगा के नाम से जानते हैं। तो ये जो नरेगा है 2005 वाज पास इन सितंबर 2005। ये नरेगा जो था ये 2005 के अंदर जो है इसे स्थापित किया गया था। नरेगा जो प्रोग्राम था पास किया गया था सितंबर 2005 के अंदर, और द एक्ट प्रोवाइड 100 days assure employment every year to every rural household in 200 districts। स्टार्टिंग में जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो उस समय में ये बात कही गई थी कि 200 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उन 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें हर व्यक्ति को जो भी एम्प्लॉयमेंट चाहता है उनको 100 दिन का जो रोजगार है वो प्रदान किया जाएगा। लेटर द स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू 600 डिस्ट्रिक्ट। बाद में इसको 600 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे उनके अंदर एक्सटेंड कर दिया गया। 1/3 ऑफ द प्रपोज जो वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन्स, इनमें से 1/3 जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी गई औरतों के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल आल्सो एस्टैब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश की गई है नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड के द्वारा। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है नेशनल जो आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड है, वैसे ही हर एक जो स्टेट है उन्होंने भी अपना एक जो है स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किया है इस स्कीम के तहत। अंडर द प्रोग्राम इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अब इस प्रोग्राम के तहत क्या है कि हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और अगर सरकार ऐसा करने में असफल रहती है कि किसी भी एम्प्लॉय को 100 डेज का जो वर्क है वो नहीं दिया जाता है विद इन 15 डेज, तो ही विल बी एंटाइल्ड टू ए डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। तो उनको डेली के हिसाब से जो भी 100 डेज का जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो अलाउंस उनको दिया जाएगा। अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम हैज बीन टू द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसे हम कहते हैं कि काम के बदले अनाज जो स्कीम थी, ये लॉन्च की गई। ये लॉन्च हुई थी 2004 के अंदर इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसमें हमारे देश के 150 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिल्कुल बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए ये लॉन्च हुआ था। तो द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पीपल हु आर इन नीड टू वेस्ट। अब ये जो प्रोग्राम था मेन रूप से ओपन किया गया है रूरल एरिया के लिए, उन रूरल गरीबों के लिए हु आर इन नीड ऑफ वेज, जिनको ज्यादा जरूरत है वेज की, एम्प्लॉयमेंट की, एंड डिजायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क, और जो डिजायर करते हैं या कोई भी जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मेहनत वाला जो वर्क है अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो इट इज इम्प्लीमेंटेड एज ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। ये जो स्कीम थी ये 100% स्पॉन्सर स्कीम थी फूड ग्रेन के लिए, आर प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टेट। तो उन स्टेट्स के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की जाएगी। वन, द नरेगा इज एनफोर्स्ड, द NFWP will be subsumed within this program। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इसके अलावा ये भी एक स्कीम रही है जिसका नाम है PMRY यानी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इज अनदर स्कीम which was started in 1993,
जो स्टार्ट की गई थी 1993 के अंदर। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और इस प्रोग्राम का जो मेन एम रहा है वो अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रदान करना रहा है फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन्स, जिसमें हमारे रूरल एरियाज आते हैं और स्मॉल टाउन्स जो हैं जिनके अंदर एम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको अपॉर्चुनिटी देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, ये इस प्रोग्राम का मेन एम रहा है। और दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। ये अब अगर कोई अपना छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या कोई अपना इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है तो इस प्रोग्राम के तहत उनकी हेल्प की जाती है। और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP was launched in 1995। ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया था 1995 के अंदर। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और जो मेन एम था इस प्रोग्राम का वो ये था कि क्रिएट करना इस प्रोग्राम का जो मेन एम था इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप खुद के लिए अपना एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्थापित करें। अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन, जो छोटे टाउन्स हैं या स्मॉल एरियाज हैं वहां उनके लिए ये था। ए टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब हैज बीन सेट अप फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10-5 ईयर प्लान। जो हमारा 5 ईयर प्लान है जो हमारा जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं उसके बाद से 19 से स्टार्ट हो रखा है, तो उस 5 ईयर प्लान के अंदर जो 10th हमारा 5 ईयर प्लान था उसके अंदर ये क्रिएट किया गया था 25 लाख जो है नई जॉब जो है वो प्रदान की जाएंगी। और इसमें स्वरोजगार जो ग्राम योजना थी इसको लॉन्च किया गया शिवराज लोधाव का। उसके बाद लॉन्च इन 1919, ये 1999 के अंदर लॉन्च हुआ था। द प्रोग्राम एम एट ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबाउट द poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credits and government subsidy, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी या फिर क्रेडिट, बैंक क्रेडिट के द्वारा इन ग्रुप्स की हेल्प की जाएगी अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम योजना। प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना थी जिसे PMGY के नाम से कहा जाता है, ये लॉन्च की गई थी 2000 के अंदर। Additional central assistance is given to states for the basic services such as primary health, primary education and rural sector। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।